ओके, अ वेरी गुड डे ईच वन ऑफ यू, वेलकम बैक। आपको पता है हमारा एक लैब्स चल रहा है जो कि 2023 के लिए वैलिड है। यानी कि यहाँ पे जितने भी प्लेलिस्ट के वीडियोस आप देख रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप रिविजन कर रहे हो या फिर आपको एक बार फटाफट से सिलेबस का जिस्ट चाहिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देन दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। ओके, नाउ व्हाइल आई स्पीक कि हम किस चीज के साथ आज वाइल आई स्पीक कि हम किस चीज के साथ आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द वेरी 6th चैप्टर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या नाम है चैप्टर का? बिजनेस करस्पॉन्डेंस। इसके पहले हमने चैप्टर 7 किया था। अगर आप प्लेलिस्ट को देख रहे हो तो प्लेलिस्ट के सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको मेरा सीक्वेंस समझ आएगा, वरना आपको थंबनेल में चैप्टर का नाम, उसका नंबर, सारी भी चीजें मिलेंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो, नॉट एन इशू। अभी एक बार के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका फर्स्ट क्लास है। नॉर्मली आपने 1 2 3 4 इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे होगे। तो मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बता दूं, फॉर चैप्टर नंबर 6 एंड फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल, फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट, हमने पूरे के पूरे स्टडी प्रेप को 2 पार्ट्स में बांटा है, राइट? जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ क्लास कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, वो चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, फाइन। टाइम स्टैम्प लगा हुआ है। नाउ व्हाइल आई स्पीक अबाउट कि आप अपने कैसे पढ़ाई करते हैं, सो 2 पार्ट्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं। पहला, हम पूरे के पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चैप्टर देख रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा कंसाइज मैनर में है ताकि आप कभी भी इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी बेटर है, अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो भी बेटर है, अगर आप एक टर्म बाद एग्जाम दे रहे हो और आप देखना चाहते हैं कि क्या हमारा सिलेबस है तो भी बेटर है, राइट? वंस यू हैव डन एवरीथिंग, आप जाकर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। एक आपके इंस्टीट्यूट का गाइड डी है जो कि आप परचेज कर सकते हो फॉर 1000 रुपीज। आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके नियरेस्ट रीजनल ऑफिसेज या फिर आपके चैप्टर ऑफिसेज से भी जाकर के आप खरीद सकते हो अगर वहां अवेलेबल है तो। उस बुक के अंदर देर आर 2 पार्ट्स। एक, जैसे कि आपकी मटेरियल का भी 2 मटेरियल है, एक मटेरियल इज ओनली फॉर करंट अफेयर्स एंड दूसरा इज फॉर योर इकोनॉमिक्स, योर लीगल एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड योर इंग्लिश विच इज बीसी, राइट? तो ये सारी भी चीजें जब कंसाइज हो जाती है एक बुक में, और दूसरी जगह आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स होता है, उसी तरीके से आपका जो गाइड है जो कि इंस्टीट्यूट ने निकाला हुआ है, विच आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 रुपीज, उसमें आपको 2 भी चीजें मिलेंगी। आपके 2 गाइड्स होंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज, राइट? मिक्स्ड होगा अपने अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टर्म्स में। जैसे ही वो चीजें कंप्लीट हो जाती है, आप क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन आई स्पीक अबाउट कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंस, आई मीन कि हम सारी भी चीजों को फटाफट से टच करते हुए आगे जाएंगे, एंड देन आप जाकर के उस प्लेलिस्ट में जहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जब आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियोस कंप्लीट हो जाए, आप वहां जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसके साथ हर एक चैप्टर के एंड में कुछ तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। एक अलग से जो प्रैक्टिस वाला हमारा वीडियो है, वहां पे आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं हर एक बात पे जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगी, मैं बिल्कुल बताऊंगी कि दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इसी के लिए मैं कहीं कहीं स्लो होंगी और कहीं कहीं बहुत क्विक होंगी। ये हमारा रेगुलर बैच नहीं है, सो माइंड इट। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगर कोई बच्चा सेल्फ प्रेप भी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए इक्वली या फिर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आपके एग्जाम्स ड्यू है। मेक श्योर टू बी रियली वेरी प्रिपेयर्ड। लास्ट मोमेंट पे चीजें नहीं छोड़नी है हमें, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब चैप्टर की मैं बात करूं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, तो अपने बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता क्या है? सबसे पहले 1-2 चीज समझते हैं, मतलब समझते हैं किसी भी चीज का। आई अंडरस्टैंड कि आपका जय माता दी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या करते हो, फटाक से आप चीजों को देखते हो एंड देन यू नो क्विक आप जाकर के मार्क करके आते हो। बट इसकी वजह से आपका बेसिक्स जो है ना, वो बहुत ही रॉटन होता है, जिसके बाद आप जो भी पिरामिड्स लगाते हो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीके से कंपाइल होता है। आपके पूरे बिजनेस करस्पॉन्डेंस में अगर आप देखोगे, थिंग्स आर सो माइन्यूटली मेंशन। तो इंस्टीट्यूट आपको चाहता है कि जैसे ही आप अपने एमटी के लिए, यानी कि आप सीएसईटी देने के बाद एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है फॉर योर एग्जीक्यूटिव, आपको एग्जाम्स देना पड़ता है,
आपके एग्जाम्स के बाद आपका एक सेशन होता है EDP करके, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आप आगे जाकर के अपने इंटर्नशिप या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो फॉर 21 मंथ्स, एंड बीच में आप चाहो तो अपना फाइनल का एग्जाम्स भी दे सकते हो। दिस इज हाउ द करिकुलम गोज। इस पूरे के पूरे CS के प्रोफाइल में आपका ये फर्स्ट स्टेप है। सो मेक श्योर कि आने वाली जितनी भी चीजें होने वाली हैं उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर्ड हो। नाउ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि जब भी को रिस्पॉन्ड हम करते हैं, राइट, रेस्पॉन्ड करते हैं हम किसी भी चीज को, को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस जगह पे हमारा एटिकेट क्या होना चाहिए, उस जगह पे हमारा मैनर क्या होना चाहिए, उस जगह पे हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी प्रेजेंट थिंग्स। बिकॉज एज कंपनी सेक्रेटरीज इन द नियर फ्यूचर यू पीपल आर एक्सपेक्टेड कि आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एंड कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अपने पियर्स के साथ करना है, या सिर्फ अपने बॉस के साथ करना है, या अपने प्रिंसिपल के साथ करना है। सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ यू हैव टू कम्युनिकेट टू अ लॉट एंड लॉट ऑफ ऑडियंस, शेयर होल्डर्स, बिकॉज यू विल बी द कंप्लायंस ऑफिसर। आप जब कंप्लायंस ऑफिसर होते हो ना, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि यू हैव टू कम्युनिकेट काफी सारे लोगों के साथ। आपको शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कभी भी आपके कंपनी में कुछ हो रही है, अगर आप फर्म में भी काम करो तो अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो हाउ एंड विथ what are the delicacies and what are the minute points जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो दो चीज है, एक तो आप यहाँ से ज्ञान लेके जाओ, राइट, एक तो आप यहाँ से ज्ञान लेके जाओ एंड आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेंड कर लो। दूसरा, आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाओ। आपको बस है कि हाँ नहीं ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मैं देख लूंगा या देख लूंगी, एंड वहां पे आप जाकर के हर एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करके आओ। माइंड यू, आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, एंड यू हैव 4 सब्जेक्ट्स टू सॉल्व, जिसमें से एक सब्जेक्ट, इनफैक्ट 2 सब्जेक्ट काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, विच इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड समटाइम्स इकोनॉमिक्स एंड समटाइम्स लॉ, डिपेंडिंग कि आपको कितना याद आ रहा है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो। बट अगर आप इन सारे टॉपिक्स पे भी टाइम लगाओगे देन आप अपने पीयर्स से बहुत पीछे रह जाओगे। माइंड यू, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं। दैट मीन्स आपके सिर्फ फ्रेंड्स या जो 10 लोग आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, आज सेंटर पे जो लोग बैठे, सिर्फ वो नहीं, इंडिया भर में एग्जाम हो रहा है। सो यू मस्ट बी ऑन योर टोज, राइट? ओके मैम, तो यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं ना काफी सारे लेटर्स की, हम बात करेंगे काफी सारे बिजनेस लेटर्स की, कि किस तरीके से वी ड्राफ्ट थिंग्स। नाउ अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू ऑल कि आपको ड्राफ्ट नहीं करना है बिकॉज MCQ पेपर है, बट द क्वेश्चंस कुड बी फ्रेम्ड इन सच मैनर जो आपका टेस्ट कर लेगा इंटेलिजेंस, या आपका टेस्ट कर लेगा कि आपको कितना नॉलेज है टू राइट दोज थिंग्स। इसी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली चीजें करनी है। सो मेरे साथ आप मार्किंग करेंगे, मैं जहां बोलूंगी चीजें इंपॉर्टेंट है वहां भी आप मार्क करेंगे, और ऑब्वियसली आपका सेल्फ प्रेपरेशन या फिर आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भी 10 बार देख लोगे एंड 2 बार का सेल्फ स्टडी आपका इक्विवेलेंट होने वाला है। सो आई वुड अर्ज यू टू प्लीज एंड प्लीज 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 आज के आज ही, जैसे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, आप जाके फटाफट क्या कर लो, सेल्फ स्टडी। नाउ अगर मैं बात करूं बिजनेस लेटर्स की, तो क्या बोल रहे हैं कि विद देयर कॉन्वर्सेशनल टोन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी आर अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर द लेटर। पहले क्या होता था, अपने जिस भी तरीके से लेटर लिखते थे, आज के डेट पे क्या हम उसी तरीके से लिखते हैं? द आंसर इज नो। हमने बहुत इवॉल्व किया है। अगर आप ह्यूमंस हैं तो आप भी एवोल्यूशन के बाद ही आए, उसी तरीके से कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में भी काफी एवोल्यूशन है। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ ईमेल एंड ये सारी चीजें, उनको पता होगा, मैंने एक पूरा डायग्राम उनको चार्ट बनवाया हुआ है जिसमें उनको समझ आ रहा है कि कहाँ से शुरू हुई हैं चीजें, राइट? किस तरीके से 1970, 72, 76, 78, 1980, 1990 किस तरीके से चीजें एक एक स्पेयर में आई है। अगर मैं बात करूं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, तो सबसे पहली चीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे टर्म्स में ना आप एकदम आपको वेल वर्स होने चाहिए सारे के सारे टर्म्स, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, जब भी आप MT के लिए जाते हो, कंपनीज एक्सपेक्ट की होगी फाइन एग्जीक्यूटिव पढ़ के आया बच्चा तो मतलब कुछ तो आता ही होगा। वहां पे आप जाकर के बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि लेटर हेड क्या होता है। दिस इज इनसेन, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली लेटर हेड इज, आई जस्ट टेल यू एंड देन आई हेल्प यू मार्क। सो एक शीट ऑफ पेपर जो कि कंपनी का ओन्ड पेपर होता है, राइट? आप एक होता है A4 साइज का ब्लैंक शीट का पेपर जो आप देखते हो नॉर्मली आप यूज करते हो। लेटर हेड उसी साइज का एक शीट होता है, लेकिन उस पे
प्री प्रिंटेड होती हैं चीजें कंपनी की, जैसे कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का एक लेटर हेड होता है ना, एक प्रेस्क्रिप्शन का, जिसपे डॉक्टर का नाम, उसके हॉस्पिटल में है, अगर किसी हॉस्पिटल से हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर वो एक हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा, किस चीज के वो डॉक्टर है एक्सेट्रा, एंड नीचे एड्रेस वाइज उस पे ही वो चीजें लिख के आपको देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो दैट इज हिज लेटर हेड। वैसे ही कंपनीज का खुद का एक लेटर हेड होता है जो कि एक फॉर्मेट में होता है जहां पे कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होते हैं। उसी लेटर हेड के ऊपर कंपनी के इंपॉर्टेंट नोटिसेस या फिर कोई भी कम्युनिकेशन जो भी कंपनी अपने टर्म से देता है वो फिल करके या फिर बना करके देखता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लेटर हेड का पर्पस इज बेसिक शॉर्ट लैंग्वेज में। यहाँ पे देखो ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस दे वुड नॉट आस्क की लेटर हेड इसमें से आइडेंटिफाई करो, आपको 4 लेटर हेड्स देके, नो, दे विल बी आस्किंग यू माइन्यूट डिटेल्स की क्या क्या चीजें होती है। 4 ऑप्शंस देंगे आपको, 3 ऑप्शंस देंगे एंड बोलेंगे कि बताओ इसमें से क्या नहीं होता है लेटर हेड पे, या क्या होता है लेटर हेड पे, नन ऑफ दीज भी हो सकता है उसमें से ऑप्शन हो, ए एंड बी टुगेदर आंसर हो, या आपको मैच और द फॉलोइंग करके वो दे सकते हैं क्वेश्चन की इनमें से कौन सा पेयर है जो कि लेटर हेड पे आ सकता है। तो ये सारी चीजें देखो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आपको अगर चीजें पता है देन तो फिर इट्स सॉल्व, कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा देन यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, सो कंपनी का लोगो विच इज वेरी बेसिक, आप किसी भी कंपनी का लेटर, आई विल शो यू वन। टैगलाइन, अगर किसी कंपनी का कोई भी टैगलाइन है तो वो नॉर्मली मेंशन होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, बिकॉज आप कंपनी का एक आइडेंटिटी दे रहे हो सामने वाले को, तो उसमें कुछ माइन्यूट इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए, जो कंपनी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, वो सारी भी चीजें वहां होती है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो मैंने कि अभी अभी आपको बोला, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि कंपनी का letterhead generally carries a company logo, tagline, the name, and address of the registered office, corporate office of the company, SIN number होता है, GST number होता है, काफी सारे वेबसाइट होते हैं, ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मल होती है। अगर मैं आपको किसी भी कंपनी का लेटर हेड दिखाऊं नॉर्मली, किसका देखना बताओ आपको? लेटर हेड ऑफ ठीक है, इफ इट्स पॉसिबल जूम होगा, चलो मैं जूम करके दिखाती हूँ। अगर आपको दिख रहा हो राइट, इस तरीके से भी होते हैं, ये बहुत सिंपल सा लेटर हेड है। वेट, आते इमेजेस में, ये देखो, या ओके, सो सीएमए से कोई आया है? सीएमए ठीक है, 10 मिनट्स में स्टार्ट। सो ये अगर आपको दिख रहा है, रिलायंस का आपको एक बेसिक सा लेटर हेड दिख रहा है। अगर आपको सबसे बेस्ट लेटर हेड दिखना है तो आई विल शो यू, वेट, कहां पे दिखेगा आपको? मैम हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप, मैं कहां बोल रही हूँ। कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन राइट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, एनीथिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजोल्यूशन दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो ये उनका लेटर हेड है, वो उनके लेटर हेड पे ही जाता है। दिस इज देयर ऑफिशियल लेटर हेड। यहाँ पे आपको सारी भी चीजें दिख जाएंगी उनकी, राइट, कि उनका रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपको दिख रहा हो, मैंने अभी जो जो बात की है, राइट, कहाँ पे है, उनकी कंपनी का लोगो, नाम, सिन नंबर, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, और कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो ये 74 पेजेस की है, ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल पेपर पे गई है, बट जो कवर लेटर है जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं वो हमारे लेटर हेड पे ही जाता है। ठीक है, तो मेरा गूगल खोलना सफल हो गया। ओके, सो आई होप आपको लेटर हेड तो एकदम दिमाग में कंठस्थ हो गया होगा। देखो ऐसी कोई भी चीज मैंने नहीं बोली जो आपको नहीं पता है, बट टू रिलेट दिस आपके नॉर्मल लाइफ में एक बार सुना हुआ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस, राइट। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेटर हेड में क्या क्या चीजें होती है। अभी ये जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी से रिलेटेड ये चीजें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पेशल मार्किंग किन चीजों में होती है ना, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक लेटर हेड होगा। तो ये एक एक छोटी छोटी चीज है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व क्वेश्चंस। ओके मैम, ठीक है। चश्मा एंड माइक इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। बिना चश्मे के मुझे दिखाई देता नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सीएमए वाले आप लोग आइए आइए, मुझे ये नहीं दिख रहा। विल स्टार्ट इन 10 मिनट्स। ओके चलो, सो व्हाट मैम? ओके, सो रेफरेंस नंबर की मैं बात करूं अगर, तो रेफरेंस नंबर बेसिकली क्या होता है देखते हैं हम। रेफरेंस नंबर समथिंग जो कि आप नॉर्मली जब भी आप लेटर देते हो तो उस लेटर की पहले अगर कोई लेटर जा चुका है ना, तो उसकी एक रेफरेंस नंबर होती है, उस पर्टिकुलर लेटर की एक रेफरेंस नंबर होती है या नंबरिंग होती है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वो डॉक्यूमेंट कब गया। आप किसी भी नोटिफिकेशन को उठा लो, सेबी का उठा लो, आरओसी का उठा लो, उनका एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि हमेशा मेंशन्ड होता है। आई डेफिनेटली शो यू दैट शोज कि ये एक कंटिन्यूएशन है या फिर इस डॉक्यूमेंट का एक बेसिक नंबर है, ताकि कभी भी आपको वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली चाहिए हो, पर से चाहिए हो, तो आप कभी भी जाके अगर गूगल पे सिर्फ और सिर्फ डेट भी लिखोगे ना, तो उस रेफरेंस नंबर के साथ वो सर्कुलर खुल जाएगा। तो रेफरेंस नंबर इज दैट इंपॉर्टेंट। अगर मैं डेट की बात करूं तो आपको पता है एनीथिंग जो कि डेट वाइज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि अगर कभी भी किस भी डेट पे कोई डॉक्यूमेंट गया है, दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो या फिर कंपनीज एक्ट पढ़ोगे या फ्यूचर में काफी सारे एक्ट्स पढ़ोगे, उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं। वो अमेंडमेंट्स जो है ना, वो डेट के बेसिस पे नोटिफाई होते हैं कि आज अमेंडमेंट आ गया, लेकिन वो आने वाले 10 दिनों के बाद नोटिफाई होगा, यानी 10 दिनों के बाद इम्प्लीमेंट होगा, लोगों पे एनफोर्सेबल होगा। तो ये सारी कुछ चीजें जो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डेट्स को कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। प्रूफ रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी हम किसी पहले के फॉर्मेट पे चीजों को बनाते हैं, अगर हम डेट्स को एडिट नहीं करते तो थिंग्स आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड देन। अगर मैं बात करूं स्पेशल मार्किंग्स की, तो वहां पे आप लिखते हो ना कि कोई भी चीज किस तरीके से जाएगी, कॉन्फिडेंशियल है, एयर से जाएगी, ट्रेन से जाएगी, वॉट एवर द थिंग में भी, वो चीजें वहां पे मेंशन्ड होनी चाहिए। इन साइड एड्रेस की अगर मैं बात करूं, दैट सिंपली मीन्स कि आप किस तरीके का द कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिटन बिलो is written below the special markings कि आप special marking as in post किस तरीके से जाएगा, एंड देन आप प्रॉपरली लिखते हो कि किसको जाएगा। ये नॉर्मली फेस ऑफ द लेटर पे होता है। जब आप कुरियर करते हो तो आप एक ब्राउन पेपर में या फिर एक लीगल ग्रीन शीट या ग्रीन एनवेलप में चीजों को फिल इन करते हो, एंड देन यू पुट डाउन थिंग्स। सो 2-3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। एंड देन वी हैव अटेंशन लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन लाइन? जब भी एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है ना, या फिर एक कंपनी होता है, बट आपको कंपनी हम बोलते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आई अग्री टू दैट पॉइंट, बट उस कंपनी में आप किसको दे रहे हैं, राइट? यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर लेटर किसी को, बट किसको? होम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको वो रेफर कर रहे हैं। सो काइंड अटेंशन टू XYZ पर्सन आप अगर लिखते हो तो पर्टिकुलरली उसी के डेस्क पे वो जाएगा। एंड सैल्यूटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि आप किसको भेज रहे हो। अगर आपको पता है सामने वाला रिसीवर कौन है, देन प्लीज पुट इन प्रॉपर सर या मैम या व्हाटसोएवर इट इज, उस तरीके से यू हैव टू स्टार्ट। ओके मैम, डन। सब्जेक्ट हेडिंग, क्या ये इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। जब भी आप किसी भी चीज को सब्जेक्ट वाइज लिखते हो किसी भी लॉन्ग लेटर पे, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर यहाँ पे हम रिलायंस का जो देख रहे थे अभी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेफरेंस दिया हुआ है। दिस रेफरेंस इज नथिंग बट रेफरेंस टू कि हम किस रेगुलेशन को लिख रहे हैं। इसको आप सब्जेक्ट के तौर पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी LODR।
तो अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो वहां पे LODR आपका एक रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग आप लिस्टेड कंपनीज को काफी सारी चीजें इंटीमेट करनी पड़ती है एक्सचेंज को। वही एक इंटीमेशन यहाँ पे गई हुई है BSE NSE दोनों को भी। तो यहाँ पे इस तरीके से रेफरेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सामने वाले को पूरा कंटेंट पढ़ने से पहले पता चल जाए जिस्ट में कि ये क्या होने वाला है। एंड द मेन बॉडी, माइंड यू, मेन बॉडी इज समथिंग विच इज द कंटेंट। तो हम कितनी भी चीजों को सुंदरता से सजा ले, अल्टीमेटली मेन बॉडी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अभी मेन बॉडी आपके लिए अकेडमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको बस पता होना चाहिए क्या कंटेंट होना चाहिए। बट फ्यूचर में जब आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे, ड्राफ्ट करना स्टार्ट करोगे, फॉर यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें ऑन स्पॉट हो, रेगुलेशन अच्छे से लिखे हो, एक्ट्स अच्छे से मेंशन्ड हो, सेक्शंस अच्छे से मेंशन्ड हो। अकेडमिकली हम उसको ओवरसी कर सकते हैं, बिकॉज हम माइंड पे जो भी चीजें हमें याद हो उसके बेसिस पे, रिटेन्ड बेसिस पे हम लिखना कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। वहां पे आप ऑब्वियसली रेफर कर सकते हो, ऑफिस में ये नहीं बोलेगा आपको कोई कि ओके ओके आपको जो याद है वही लिखो, ठीक है। और फाइनल आप जब कंक्लूड करते हो किसी चीज को, आप एंड कर रहे होते हो किसी चीज को, तो हाउ डू यू पुट डाउन, एक्सक्यूज मी, कैन यू कॉल डीके जी, ठीक है, किस तरीके से यू पुट डाउन थिंग्स एंड यू राइट कि ठीक है फाइन, आई एम क्लोजिंग दिस अप, दैट वी थैंक यू, वी आर ग्लैड और वी होप दैट दिस। सो ये चीजें कुछ हैं जो आप एंड करते हो। तो अभी तक मैम हमने क्या क्या सीखा। एक फाइनल है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, विच इज सर के लिए योर्स ट्रूली, डियर सर, योर्स फेथफुली। ये मत करना कि अच्छा अगर ये लिखा है तो ये लिखा है तो ये लिखा है। ये बस बता रहे कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके ठीक है ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज समथिंग जो हाँ, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज समथिंग दैट मीन्स इज इनके थ्रू आप ये कर सकते हो। प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत होना कि अच्छा ये लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इट जस्ट इट्स दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फाइन, ये एक पार्ट है जो आपको ऑफर किया जा रहा है कि आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ये एक पार्ट है जो ऑफर किया जा रहा है ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ओके ठीक है, ओके फाइन। नाउ एक गलती जो नॉर्मल करते हैं लोग, अगर इंस्टीट्यूट ने आपको स्पेसिफिकली ये चीज दी है ना, तो प्लीज इसको दिमाग में रखो। और ये करते हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन कॉपीज। तो बच्चे क्या करते हैं ना, क्योंकि ट्रू हम ऐसे लिखते हैं, राइट, तो ट्रूली वो ऐसे लिख देते हैं। आदत है ना, एडजेक्टिफाई करने के लिए हम सफिक्स लगा देते कोई भी चीज को, और इसको कर देते गड़बड़। और सिंसियरली जो है वो हम जिस तरीके से लिखते हैं, हम फाइनली सी के बाद LY लगा देते हैं, RELY। तो सिंसियर और सिंसियरली, ट्रूली और सिंसियरली ऐसे ही लिखते हैं। इसको मिसस्पेल्ट नहीं करना है हमें, अलग गंदे तरीके से नहीं लिखना है। हमेशा याद रखना है हमें कि ई जो है ट्रूली में नहीं होता है, जबकि सिंसियरली में दोनों ई और एस होता है, राइट, ईज होते हैं, मतलब 2 ईज होते हैं बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये कुछ एक बेसिक सा कॉमन, अच्छा देखो अब ये लोग भी ना ऐसे अंतर्यामी नहीं है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस में चीजें होती हैं उसी को उन्होंने आप पुट अप किया है। वैसे एक और बहुत क्लासिक मिस्टेक है, इट्स दिस, योर एंड योर्स। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसका मतलब अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो दिस मीन्स योर इज, राइट, और इसका मतलब होता है पोजेशन वाला यूज। तो ये कुछ वाला है ना, कुछ बेसिक चीजें है ना जो आपको दिमाग में रखनी है। हमें पता होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है ये, बट आप हड़बड़ी में और इतना कॉमन प्रैक्टिस हमारा यूज करते हुए कि हम गड़बड़ कर देते हैं। सो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। एंड देन फाइनली सिग्नेचरी, आपको बताना पड़ेगा कि ये अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कहानी लिखा किसने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, ये रिलायंस का लेटर हेड जो मैं आपको दिखा रही थी, इसमें आपको फाइनल दिखेगा कि ये किसने लिखा है। आपको ये अगर दिख रहा हो, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ऐसा करके एडोबी का एक मार्क है, दिस मार्क, आई एम नॉट एबल टू राइट, आई हैव टू डाउनलोड इट। सो आपको ये जो दिख रहा होगा, डिजिटली साइंड बाय, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं DSC, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर्स भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टर्स के लिए होता है मेनली, और डायरेक्टर्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते पेन एंड पेपर के साथ, इसके लिए वो अपना डिजिटल सिग्नेचर को अटैच करते हैं। इसमें टाइम और डेट भी आ जाता है जिस टाइम पे आपने किया है, तो इसको कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये आप अप्लाई कर सकते हो वेन एवर यू आर अबाउट टू बिकम अ डायरेक्टर। इनफैक्ट आप अभी भी कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको डायरेक्टर ही बनना पड़ेगा।
you can obviously go and apply for it. इसकी वैलिडिटी होती है कुछ 2 साल की, एंड देन यू हैव टू रिन्यू इट. सो यहाँ पे योर्स फेथफुली और ये सब जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना नागेश्वरा राव वाई, ये कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आरसीएल. तो इस तरीके से यू राइट व्हाट डू यू राइट? यू राइट प्रॉपर सिग्नेटरी की फाइनली वो किसने दिया, किसके बिहाफ में दिया. तो इस कंपनी के बिहाफ में मिस्टर एन ने दिया था. एनक्लोजर्स मतलब ये एकदम एंड की तरफ हम आ गए, हमने पूरा लेटर बना लिया अपना, एंड फाइनली हम चीजें एनेक्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये हमारा एक प्रॉपर सिंपल सा कवर लेटर था. इसके साथ हमारे कुछ एनेक्जर्स हैं. यहाँ पे आप क्या क्या चीजें डाल रहे हो. यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले. अगर आपको दिख रहा है, ये भी जो दिख रहा है ना आपको IA1 2023 1A, ये पूरा, ये भी एक आइटम नंबर या रेफरेंस नंबर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, एनेक्जर्स, और उस एनेक्जर में आप क्या करते हो, चीजों को अटैच करते हो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एनक्लोज करना है. तो टाइप्स में हम बात करते हैं अब, देन नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट. बट इसमें आप एक बार फटाफट से चेक करो क्या क्या चीजें हमने देखी और क्या क्या पार्ट है. अब आपको कभी भी गड़बड़ी का चांस है नहीं आपके. आप कोई भी चीज अब इजीली और आराम से कर सकते हो. फाइन, आप एक बार रीड कर सकते हो. आई विल हेल्प यू ऑल. ओके, क्विक. ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर पे फटाफट से देख लेते हैं अपने क्या है, पढ़ लेते हैं. बिजनेस लेटर बेसिकली 2 टाइप्स. अच्छा देखो ना, एक चीज ना मैं बहुत क्लियर करती हूँ, अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करती हूँ. वो ये है, आप पढ़ रहे हो इन टॉपिक्स को, आप अच्छे से एनालाइज करके पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या है, कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग यू आर डूइंग ओके, ग्रेट, गुड. बट जब क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको आता है बट स्टिल आप कंफ्यूज्ड रहोगे. द सिंपल थिंग या द सिंपलेस्ट थिंग और द सिंपलेस्ट रीजन फॉर दिस वुड बी, वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओके अच्छा, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स 2 टाइप्स, व्हाट आर दे, आइडेंटिफाई. नो, द क्वेश्चंस विल बी सच, बिकॉज इट्स इजी, दे विल ट्राई टू पुट इट ट्रिकी वे में, एंड सबसे आसान चीजों में ही हम सबसे ज्यादा फंसते हैं. सो इसी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ टू बी एकदम अच्छे से कॉशियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो. कुछ भी ऐसा वो करके मत जाओ कि ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे. नो, यू शुड नो क्या है, कौन से वर्ड्स है, क्या कमांड है, और कंसेप्ट भी, बिकॉज इनमें वर्ड्स उठाना इज वेरी टफ. यहाँ कॉन्सेप्ट्स ही रहेंगे जो आपके ब्लैंक्स पे होंगे. जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें समझ आएगा. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स पे अगर मैं आऊं, तो बिजनेस लेटर्स बेसिकली 2 टाइप्स के. क्या क्या? फॉर्मल बिजनेस लेटर और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर. अब जब मैं दोनों भी लेटर्स के बारे में बात कर रही हूँ, राइट, मैं कौन से लेटर्स के बारे में बात कर रही हूँ, आई टेल यू. फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हुई, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल में हमें पता है क्या करते हैं, और इनफॉर्मल में हमें पता है दीदी भैया चाचा चाची को लिखते हैं, बट बिजनेस लेटर, राइट. सो अपने दोनों भी चीज पढ़ रहे हैं. अब जब मैं फॉर्मली बात कर रही हूँ ना, तो फॉर्मल फॉर्मल होता है, एक्सट्रीम फॉर्मल होता है. यहाँ पे टिपिकल स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर्स होते हैं जो कि एकदम फॉर लीगल या फिर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं. इसमें कोई डील है जिसको आप कर रहे हो, कोई कोई बैंक ड्राफ्ट है, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें जो एकदम टिपिकली प्योर फॉर्मल होती है. इनफॉर्मल बिजनेस लेटर्स बेसिकली कैजुअल लेटर्स होते हैं जिसमें नेसेसरीली कोई टोन ऑफ लैंग्वेज या कोई फॉर्मल स्ट्रेटजी नहीं होती है. इसमें मेमोरेंडम, अप्रेजल, इंटरव्यू, थैंक्स, रेफरेंस लेटर्स, ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती हैं. क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैम? क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एग्जांपल्स दे दे और पूछे ये कौन सा टाइप का है. दिस विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. वाइस वर्सा भी आ सकता है जहां पे आपको बोला जाए कि पिक आउट समथिंग विच इज नॉट इनफॉर्मल. अच्छा, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, नॉट और फॉर में फंस जाते हैं. which includes, which does not include. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कैटेगराइज करना है. ओके मैम, तो इसमें आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, देन दे लास्ट की विच वन इज व्हाट, देन यू हैव टू आंसर इट. लेआउट ऑफ लेटर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली आप बनाने नहीं वाले हो तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो, लेकिन लेआउट कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें 2 फॉर्मेट्स दिए हैं, एक ब्लॉक्ड फॉर्मेट और एक है कहाँ गया सेमी ब्लॉक फॉर्मेट. ठीक है, अभी ये क्या होगा ना, ये छूट जाएगा. ऐसे बच्चों का था कि हाँ ठीक है, ऊपर से पढ़ा, खत्म कर दिया. अब जब मैं बात करती हूँ सच्ची मुच्ची ऑफ सेमी
ब्लॉक फॉर्मेट की या मैं बात करती हूँ जब ब्लॉक फॉर्मेट की, जब भी कोई एक मार्जिन पकड़ के, जनरली जो हम लेफ्ट साइड का मार्जिन पकड़ के सारी भी चीजें पुट करते हैं, अगर आपका एक लेटर है प्रॉपर, तो इसके आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इधर मैं सारी चीजों को पुट डाउन करूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस साइड। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट, विच इज एकदम प्रॉपर एक सीक्वेंस में, एक ब्लॉक्ड फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिख रहा है, हर एक चीज हमने क्या किया है, इधर से मार्जिन से शुरू किया। ठीक है, एंड यहीं पे हमने खत्म कर दिया। दिस इज वॉट अ ब्लॉक्ड फॉर्मेट लेटर इज। अब आपको क्योंकि एग्जाम में आ नहीं रहा है कि कैसे ये लिखना है, क्या करना है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि विच फॉर्मेट इट इज। फिर एक होता है सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट, इसमें कुछ चीजें सेंटर अलाइंड होती है, कुछ आपकी एकदम राइट हैंड साइड अलाइंड होती है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो ये जो अलाइनमेंट इश्यूज है, इसको हम बोलते हैं, इश्यूज नहीं, ये अलाइनमेंट का फॉन्ट चेंज जो आपको दिख रहा है या फॉर्मेट चेंज जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। ठीक है, इस टाइप में नॉर्मली आप ब्लॉक, दिस स्टाइल इज ऑफन टर्म्ड एज मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, सेमी ब्लॉक्ड या फिर उसका एक और नाम है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। अब इतना माइन्यूटली अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको खुद से मिलना बहुत मुश्किल है। सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट लेआउट में मेनली क्या होता है, लेटर, डेट ऑफ लेटर, सारी भी चीजें जो होती है उसमें से कुछ सेंटर अलाइंड होती हैं, कुछ राइट अलाइंड होती हैं, और कुछ जो अपना नॉर्मल लेफ्ट अलाइंड होती है वैसी होती है। इसमें आप देखो आज के डेट पे क्या लिखते हैं, the paragraph of the body of the letter all commence with a slight indent and comma are used in the inside address. However, a comma practice is now omitted. The use of comma is inside the address salutation और ये सारी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो देखो आपको छोटे 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 कॉमास दिख रहे हैं और उसको आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो। ये देखो ये सेंटर पे आ गया, यहाँ पे डियर सर एंड ये सब आ गया, ये आपका इस तरफ आ गया राइट साइड। तो ये जो कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, दिस इज व्हाट सेमी ब्लॉक्ड और मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर इज। ठीक है, नाम गड़बड़ मत करो, चाहे तो पेन से यहाँ पे लिख लो कि दोनों का ये दो नाम है, सेमी और सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। ये ऐसे पेन चल रहा है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है। मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर। ओके, और इसके बगल में लिख लेना मिक्स खिचड़ी लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बेसिक बातें दी हैं और इस बेसिक बातों से हमें ये पता चलता है कि आपका एक सेक्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स के आपके साथ आ रहा है, जो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे कि आपको पुट डाउन करना है, सेंटेंस करेक्शन आपको देखना है, पैराजम्बल आपको अरेंज करना है, ये सारी चीजें। इसमें एक चीज और है विच इज स्पेलिंग। तो जब हम कलर बचपन में लिखते तो हम बचपन में पढ़ते थे COLOUR, ये हम नॉर्मली पढ़ते हैं। अमेरिकन इंग्लिश आज की डेट पे हम काफी ज्यादा अडॉप्ट करने लगे, अडेप्ट करने लगे, उसके लिए कलर COLR, ठीक है, CLOUR। तो दिस इज समथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली ना कहीं उनके एक्सेंट के हिसाब से भी चेंज, हमारा गलत नहीं है। वैसे आप ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं, कभी कभी Z लिखते हैं, कहीं S लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, गलत कुछ भी नहीं है। आप अगर एक यूज कर रहे हो तो आपको वही इमीडिएट यूज करना होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये बहुत क्लियरली दिया है, चांसेस दे कैन आस्क अ क्वेश्चन अबाउट इट कि इज इट करेक्ट, इज इट नॉट करेक्ट, विच एक्सेंट इट इज या विच पर्टिकुलर लैंग्वेज इट इज, बेसिक वाला। तो आपको ये कुछ बेसिक चीज जो या फिर जो बेसिक मिस्टेक्स है वो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये शुरू से ही नहीं पता होगा तो ये दिक्कत करेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको दिखा रही हूँ। ये देखो, आर यू एबल टू सी दिस एवरीवन, राइट? ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, ये हमने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है, इसको मैं फटाफट से आपको वॉक थ्रू करूंगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ऐसे भी रिविजन चल रहा है। कंप्लीटनेस, थिंग्स शुड बी कंप्लीट, आप कोई भी चीज अनसर्टन या कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हो। इफ यू आर आस्किंग समवन टू मीट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, इट शुड बी प्रॉपर कि कहाँ, कब, किस टाइम पे, कहाँ, कैसे, किस लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लैरिटी, आप क्लियर नहीं रखोगे चीजों को, वेगली लिखोगे या फिर आप ढंग से कन्वे नहीं कर पाओगे चीजों को जो आप चाहते हो। This might, emphasize कि you are not someone who's a very good communicator as such, right? So, the writer must be clear about what the person wants to convey. क्या बोलना है?
ठीक है, अगर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, मैं इधर उधर की बातें आपको नहीं करूंगी। मैं आपको इस क्लास में बैठ के लॉजिकल रीजनिंग या क्लॉक्स का सेटअप नहीं बताऊंगी, या फिर इस क्लास में बैठ के मैं आपको अरेंजमेंट्स करना नहीं सिखाऊंगी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देन इट्स सिंप्लिसिटी। ऐसे ऐसे हवा बना के कुछ ऐसे नहीं लिख के आऊंगी मैं आपके लिए, कोई टेक्निकल ग्लिच वाइज कोई भी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं लेके आऊंगी, वेग वर्ड्स नहीं लेके आऊंगी, एम्बिगुअस वर्ड्स नहीं लेकर के आऊंगी। एक्यूरेसी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आप कोई भी चीज कितने एक्यूरेटली प्रेजेंट कर रहे हो, कितने एक्यूरेटली सामने रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइज। ब्रीविटी, आप कोई भी चीज ऐसे नहीं लिख सकते हो कि अननेसेसरीली आप चीजों को, आप उसको ब्रीफ रखो, छोटा रखो, बट अननेसेसरी चीजें अवॉइड करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिटेल्स ही उड़ा दो। मैम आपने बोला था 2 लाइन का लेटर लिख के आए, नहीं, जो जरूरत है उतना तो इम्पोर्टेंट है ही, उतना तो अपने करेंगे। जो जरूरत नहीं है जबरदस्ती का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, राइट, उसमें आपको कोई सेक्शन मेंशन करना था, आप उस सेक्शन को बाकायदा एक्सप्लेन करके आ रहे हो, दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन और विच शुड बी अवॉइडेड। बिकॉज अगर आप सामने वाले को सेक्शन रेफर करो, दैट मीन्स अ पर्सन हैज समथिंग और द अदर, कोई ना कोई आइडिया तो है। अब आप उसको पूरा का पूरा वो रेगुलेशन या वो पूरा का पूरा सेक्शन चिपका के आओगे मेल पे या लेटर पे, दैट लुक्स रूड एंड बहुत जगह खाता है और टाइम वेस्ट है। सिंसियोरिटी, अब सिंसियोरिटी के बारे में जो मैं बात करूं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय सिंसियोरिटी? देखो ना, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, विच इज whether a person is writing a personal letter or a business letter, he needs to write it with sincerity। ठीक है, अब मैम सिंसियर, हम लोग पढ़ाई भी तो सिंसियरली करते हैं, बिल्कुल। ही मस्ट बी हिमसेल्फ एंड नॉट एन इमिटेशन ऑफ समबडी एल्स। मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं शाहरुख खान के स्टाइल में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, आप सिंसियर रहो, यू शुड नॉट बी कॉपिंग समथिंग, बिकॉज समवेयर और द अदर आपके खुद के क्वालिटीज हैं। द बिजनेस लेटर मे सीम टू बी अ कॉमन पीस ऑफ राइटिंग, कुछ ऐसा अतरंगी सा ही कुछ करके नहीं आना और कुछ कॉपी पेस्ट भी हमें नहीं करना। आई नीड टू बी सिंसियर, व्हाटएवर each and every alphabet, each and every word, each and every sentence which I'm constructing should be in a proper set style and should have originality। ठीक है, तो this is very important। courtesy की अगर मैं बात करूं तो what exactly it is? It should be present everywhere as it pacifies anger and pays in the long run। ठीक है, because you need to be a person of a certain intelligence। आप कर्टसी के बिना काम नहीं कर सकते। यू कांट बी वेरी मच ऐसे होता है रूट टाइप के, आपको समझना पड़ेगा हाउ थिंग्स आर। यू हैव टू बी बिकम अ ह्यूमन एंड देन मेक डिसीजंस। रूड लेटर्स एंड ऑल, ब्लॉक लेटर्स में चीजें, थ्रेटनिंग लैंग्वेजेस, दीज थिंग्स नथिंग बट ओनली एंड ओनली बर्बाद करती हैं चीजों को। So it is very important for you to understand how it works। कर्टसी रखो, आगे बढ़ो, जिंदगी में भी बहुत काम आएगा। स्टाइल, अब जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप किस स्टाइल में लिख रहे हो, मतलब मैम आप कोई भी चीज किस लैंग्वेज पे लिख रहे हो, क्या टोन आपकी है। द वर्ड्स यूज्ड इन द बिजनेस लेटर, ठीक है, उसको हमेशा राइटर की पर्सनालिटी दिखाता है वो। ठीक है, इफ यू यूजिंग वर्ड्स किसी भी तरीके, आप किसी का भी लेटर पढ़ो आपको, या किसी का मैसेज पढ़ो, आप सामने वाले का फेस नहीं देख रहे होते बट आपको उसका रिएक्शन समझ आ जाता है, तो राइटर का इंटेंशन समझ आता है। हमेशा 100% 100% सही नहीं होता है, बट हाँ होता जरूर है। स्टाइल इन राइटिंग एज इन अदर वर्क्स ऑफ लाइफ इज अ quality peculiar to the individual। It is determined by the background training experience of person and the way he thinks। तो this is nothing but just style, कि आप किस तरीके से लिखते हो, this is something कि आपको वो represent कर रहा है। ठीक है, ओके, इफ यू वांट टू यू कैन जस्ट क्विकली एक बार नजर घुमा लो, क्विकली जस्ट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो फटाफट। पढ़े आगे, बोलो। बिजनेस मैसेजेस, मैम मैसेजेस जो है, बिजनेस मैसेजेस जो हैं वो आप किसको दे रहे हो, किस पर्पस से दे रहे हो, किस चीज के लिए दे रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस अलग अलग टाइप के होते हैं, मेमोरेंडम होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ
किस टाइप के मैसेजेस की बात हो रही है आगे, बट उसके पहले ना बात करते हैं कि आप जो मैसेज लिखते हो, चाहे वो बिजनेस लेटर्स हो या किसी भी चीज के लिए हो, तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो. You never write you attitude में, you never write you never write I attitude में, you never write we attitude में, right? सामने वाले के लिए. The person needs to understand that you, the person who is reading, is the utmost important person उस particular purpose के लिए. So what are the things which you should focus? यहाँ से exam में question बनना is something which is very common and बन सकता है. Which is what I'll show you. Wait, yeah. So the you attitude is a writing style that emphasizes readers rather than the writer. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप बेसिकली सामने वाले के लिए लिख रहे हो. आप अगर मैं सोच रहे हो किसके लिए लिख रहे हो तो उसके पर्पस से आप लिखोगे, ना कि अपने हिसाब से. तो जब भी आप बिजनेस लेटर लिखते हो आपको हमेशा अपने आप को, यू शुड नॉट फोकस अपने ऊपर, बट आपको रिसीवर की तरह सोचना पड़ेगा, राइट? आपको उसके प्रॉब्लम्स, उसकी दिक्कतों के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन, देन यू हैव टू पुट डाउन. ठीक है, सो बिजनेस लेटर मस्ट बी रिटन इन यू व्यू पॉइंट इंस्टेड ऑफ आई और वी व्यू पॉइंट. अब यहाँ पे ना देखो कुछ ना एग्जाम्पल्स दिए, मैं आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ, बिकॉज चांसेस दैट दे कैन गिव यू एंड दे कैन आस्क विच वन सूट्स. ये सब आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको ये देंगे एंड दे आस्क विच वन सूट्स. सो यू हैव टू पुट डाउन कि ये भी तो सही लग रहा है, वी आर श्योर दैट आवर न्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्ट यू. अब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट दिस इज आई और वी अप्रोच. यू विल श्योरली अप्रिशिएट आवर न्यू डिस्काउंट. देखो इसी बात को उसके पर्सपेक्टिव से लिखा है, उसके लिए लिखा है, राइट? आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव सिलेक्टेड आवर कंपनी. ये क्या है? विच पर्टिकुलर थिंग इट इज? दिस इज नथिंग बट आई और वी. Thank you for giving us the opportunity to serve you. I will give you 10% discount. I will give you 10%. And you can get 10% discount on this. These are the few examples कि यही लाइन आप एक कस्टमर को देते हो दो अलग अलग तरीके से और वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. कस्टमर्स, आपके कलीग्स, आपके पियर्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके क्लाइंट्स, कितना इंपॉर्टेंट है ये एक छोटा सा चीज आपके लिए. Thus it can be stated that by adopting व्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो. इसके वजह से यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, आप अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो, उसको इंपॉर्टेंट फील करा सकते हो, अपने कंपनी का अच्छा एक गुडविल सेट कर सकते हो अगर तुम यू एटीट्यूड रखते हो. तो पॉजिटिव मैसेजेस क्या होता है मैम? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव मैसेजेस? यहाँ पे आप किसी भी चीज को सुन के रिएक्ट या रिएक्शन आपका एक्सट्रीम नहीं होता है, नॉर्मल न्यूट्रल पॉजिटिव होता है, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखो इसको पॉजिटिव कम्युनिकेशन बोलते हैं. द रिसीवर लाइक्स और एक्सपेक्ट्स दिस न्यूज, प्रोडक्ट शिप्ड ऑन टाइम. ये चला गया तुम्हारा. द रिसीवर नीड्स लिटिल एजुकेशन ऑन द बैकग्राउंड, अंडरस्टैंड द न्यूज, ट्रैवल मैनेजमेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस. द रिसीवर कंसीडर्स द मैसेज रूटीन इवन इफ नॉट कंप्लीटली पॉजिटिव. पार्किंग लॉट क्लोज फॉर 3 days फॉर न्यूज ट्रिपिंग. तो ये जो आपके ब्रैकेट में कम्युनिकेशन का पर्पस, आई मीन कम्युनिकेशन का रीजन है, इसके हिसाब से रिसीवर के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, किस चीज के लिए पड़ता है. हमेशा चीजें ब्लैक या व्हाइट नहीं होती है, कभी न्यूट्रल पॉजिटिव हो सकती है. इट्स यू हाउ यू प्रेजेंट द आइडिया सामने वाले के लिए पिच करो. ठीक है, दिस नीड्स एंड दिस विल बी यूटिलाइज्ड इन योर वेरी वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर इंटर्नशिप और योर मैनेजमेंट ट्रेनिंग. वो आपको इतना इमेंसली हेल्प करने वाला है ना बच्चों. यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोवाइडेड आप फटाफट से एग्जीक्यूटिव क्लियर करो, फटाफट से अपने ईडीबीज लेसन्स कंप्लीट करो अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, एंड क्या पता विल मीट रियली सून कहीं ऐसी जगह पे. सो कॉन्फ्रेंसेस में आओ एंड वी एज अ फर्टर्निटी आर गोना वेलकम यू ऑल वार्मली, एंड yes, you'll be really happy to see each one of us there. There are conferences जहाँ members आते हैं इंस्टीट्यूट के, students आते हैं, teachers आते हैं, and we all meet and everything. So आपका एक अच्छा लक्ष्य वहाँ होना चाहिए, and motivation is important. So please stick to it. Whatever you're doing amazing, and you'll do good. And if you're studying this hard for each and everything, जहाँ पे लोग ऐसे belittle करते हैं चीजों को, put down करते हैं, and you are not falling in that pitfall, and you're just going and going and going on and acing things up, that will make you a better human. Now negative messages की मैं बात करूँ, so what exactly those are? Negative messages में बहुत सारे messages होते हैं. मैम वाह,
क्या बात बोली, क्या बात बोला, देखो इस बात पे तो मैं दीवानी हो गई। क्या बोला? नेगेटिव मैसेजेस इंक्लूड मैसेजेस। वाह क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था। जहां ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि वो नेगेटिव मैनर में ही रिएक्ट करेगी, ऊपर वाले में न्यूट्रल या पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। जैसे कि द रिसीवर मे बी डिप्लीज्ड अगर कॉस्ट फॉर रिपेयर इज टू बी बॉर्न बाय द रिसीवर नॉट द कंपनी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना। आपको बोला जाएगा कि आपको पिकनिक लेके जा रहे, सब कुछ हो गया, आप मस्त पिकनिक से आ गए, और फिर हमने यहाँ से आपको एक मैसेज किया कि पर हेड 5,000 रुपए। कैसा लगेगा? आउच, दिल टूट जाएगा, राइट? सो ये रिसीवर को कहीं ना कहीं डिप्लीज कर देगा। तो ये मैसेजेस हैं जिनको आप नेगेटिव कम्युनिकेशन बोलते हो। मैम इसको अवॉइड करना चाहिए, डिपेंड्स। कभी कभी हमें नेगेटिव कम्युनिकेशन या फिर मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, वी कांट हेल्प, बट हाँ उसको जितना सोफेस्टिकेटेड हो सके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। परसुएसिव मैसेजेस, जब मैं बात करती हूँ कि अपने परसुएसिव मैसेज की बात कर रहे हैं, राइट? आप किसी को परसुएट कर रहे हो किसी चीज को लेने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए, व्हाटसोएवर इट इज, या फिर किसी भी चीज के लिए, किसी मीटिंग के लिए बुलाने के लिए, कुछ भी, एनीथिंग, तो वो परसुएसिव मैसेज होता है, ठीक है। ये इन अदर केसेस द रिसीवर इज मोर लाइक नेगेटिव ऑडियंस। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग एडिशनल पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अ शेयर्ड एरर, और व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंशन टू एन इम्पेंडिंग ड्यू डेट। तो बेसिकली बोल रहा थर्ड ओवरलैपिंग कैटेगरी परसुएसिंग मैसेजेस है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आता है। यहाँ पे ऑडियंस को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे, ठीक है, वी एक्सपेक्टेड टू नीड एनकरेजमेंट इन ऑर्डर टू एक्ट एज द सेंडर डिजायर्स। यहाँ पे हम जैसा चाहते हैं सामने वाला वैसा करे, ऐसे ही हम लेटर को लिखते हैं, ऐसे हम उसको ड्राफ्ट करते हैं। रिसीवर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करती है, उसको पॉजिटिवली लेती है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर, और व्हेन यू आर इनवाइटिंग समवन टू अटेंड एन आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क फंक्शन। अब ये दोनों भी चीज ना बहुत मुश्किल चीज है। मेरे से अगर तुम बोलोगे मैम एक प्लीज मेरे लिए रेफरेंस लेटर लिख दीजिए, एक रिकमेंडेशन लिख दीजिए कि इनसे इस कंपनी में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपने ट्रेनिंग के लिए, तो आप मेरे को पढ़ाए हुए हो, आप मेरे को जानते हो, तो आप प्लीज मेरे को एक रिकमेंडेशन लिख लो। बच्चे लिखवाते हैं हमसे, तो वो मैंने लिखा, तो वो एक होता है ना कि यार एक मुश्किल चीज है। दोनों भी मुश्किल है, मेरा लिखना मुश्किल है और मेरा सामने वाले को रेकमेंड करना मुश्किल है। अब दोनों भी चीजों में परसुएशन आता है। पहला बच्चा मुझसे लिखवाए, उसके लिए उसको भी मेरे को एक फॉर्मली बताना पड़ेगा क्या है कैसा है, एंड मेरे को उसको मनाना पड़ेगा। दूसरा, मैं जो लिखूंगी मुझे भी उस तरीके से लिखना होगा कि सामने वाला जिसके पास वो जा रहा है, द कंपनी इन विच दैट लेटर इज गोइंग, वो भी मान जाए कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये अच्छा स्टूडेंट है या था या है, व्हाटएवर। इसी के साथ आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क, मैं आपको बोलूं कि 4 घंटे पढ़ लिए, अब और 2 घंटा पढ़ो, ये तो बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। मेरे को आपको परसुएट करना पड़ेगा, मेरे को आपको बोलना पड़ेगा नहीं मैं आपको ये दूंगी वो दूंगी। आज के डेट पे टेस्ट के लिए, बच्चों के मैथ्स के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें हमने लालच दी हुई है, इतना से इतना मार्क्स, इतने पैसे अगर ले आए तो, इतना से इतना गार्जियन कॉल, इतना से इतना चॉकलेट, इतना से अच्छा गिफ्ट, राइट? ये सब देना पड़ता है, हमें रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट पे। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ बच्चों, उफ, हंस रहे हैं और बैठ के। मैम आपने तो नहीं किया, आप मेरे साथ यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहे, आप यूट्यूब पे कमेंट करिए आपको क्या चाहिए और रिजल्ट्स लेकर के आइए और मुझे बताइए कि मैम हमने पढ़ाई की, ऐसा आग वाला रिजल्ट आया और हमने आग लगा दी। नेक्स्ट, फॉलोइंग मैसेजेस आर कंसीडर्ड एज परसुएसिव कम्युनिकेशन कब होता है? यहाँ पे देखो, रिसीवर में बी रिलक्टेंट, वो बहुत ज्यादा ऐसे ढीठ टाइप का इंसान होगा, प्लीज स्पीक टू द न्यू एम्प्लॉय ग्रुप। हो सकता है रिलक्टेंट हो, एम्प्लॉय ग्रुप से बात करो। द रिसीवर इज बीइंग आस्क्ड अ फेवर, उसको कोई फेवर पूछा गया है, सो प्लीज राइट रिकमेंडेशन लेटर। तो ये तुम देख रहे हो किस तरीके से दीज आर द परसुएसिव कम्युनिकेशन टोन्स। बोलते हैं ना, जब काम ना निकले सीधी उंगली से तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो पॉजिटिव से नहीं निकला तो परसुएसिव। अब वो घड़ी आ गई, कौन सी घड़ी आ गई मैम? बिजनेस रिपोर्ट्स मैम। As a CS, my dear company, future company secretaries, you people will have to draft a lot of business reports. उसके सारे के सारे चिथड़े पहले आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, उसके बाद आप रिपोर्ट बनाओगे, फाइनली असेंबल करोगे। तो ये तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, ये आपकी जिंदगी के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब मैं बिजनेस रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ तो किस तरीके से ये काम करता है?
The word report is derived from the word reporter, which means to carry back, back. ठीक है, ये देखो इसी तरीके से रूट वर्ड्स टूटते हैं. यही मैं आपको पढ़ने बोलती हूँ. लैटिन टर्म्स जो भी टर्म्स है उसको कैसे आप तोड़ो, एटमोलॉजी समझो. तो री का मतलब होता है बैक, होता है ना, रिपोर्ट, पोर्ट, रिपोर्ट. ओके, पोर्ट्रे का मतलब होता है टू कैरी. ठीक है, सो बैक, आप कोई चीज लेकर के आ रहे हो, यू आर गेटिंग इट बैक. नाउ अ रिपोर्ट देयरफॉर इज अ डिस्क्रिप्शन कि आप चीजों को लेकर के आ रहे हो. आप रिपोर्ट, मैंने आपको कुछ दिया, आप मेरे को रिपोर्ट कर रहे हो, राइट. नाउ 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 वेट वेट वेट, इसकी चार्जिंग जा रही है क्या? हाँ, इसकी चार्जिंग जा रही है. होल्ड. हो, जिंदा हो गया ये, वाह, इसको एंटीडोट दे दिया मैंने. अब मैम हमें बनाना तो नहीं है. नहीं, आपको बनाना नहीं है, लेकिन बेटा आपको बनाना नहीं है, डजंट मैटर कि आपको पढ़ना नहीं है. क्वेश्चंस कैसे भी प्रकट हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, तो कोशिश करनी है ऐसे, हमें जितना ज्यादा डिटेल में हम पढ़ सके उतना ज्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे. ओहो ओफो, इससे टाट के भगाओ, है ना. परफेक्ट. आई होप ये ठीक है. ओके, स्टार्ट करें. ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट की कैटेगरीज कौन कौन से, हम इसको देख लेते हैं. ये सारे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज हैं, और ये सारे माय डियर फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, आप सब का योगदान होने वाला है इसमें. अभी मैं थोड़ी देर पहले अगर आपको लेटर हेड जो दिखा रही थी, कहाँ गया वो रिलायंस वाला, राइट. ये भी एक टाइप का क्या है, रिपोर्ट. है क्या हो गया इसको? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की गई हैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी एक टाइप का रिपोर्ट है जो कि लोग बना रहे हैं. ये सारी भी चीजें जो आपको दिख रही है वो एक टाइप का रिपोर्ट है जो पीपल आर मेकिंग. सो वेरियस फॉर्म्स, वेरियस रिपोर्ट्स होते हैं जो आपको बनानी पड़ती है. अब रिपोर्ट्स के ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी, की फाइंडिंग, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन. किसी भी एक रिपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ काम हो चुका है पहले, आज उस चीज को क्या हुई है, क्या चीजें हुई है, उसको मैं आज आके रिपोर्ट कर रही हूँ. मैं एक इसका एग्जांपल देती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन. फिर उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं. मान लो ठीक है, मान लो कि आप सबके सब कंपनी सेक्रेटरी बन गए और आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करने को मिला है. अब जब आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करने को मिला है ना, तो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, SS1, SS2 और कुछ जो नोटिफाई नहीं हुए. तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हो गए, आपकी अलग अलग चीजें हो गई, ये सारी भी चीजों को आप रिस्पेक्ट में लेकर के, अलग अलग रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट में लेकर के आप चीजें बनाते हो. क्या बनाते हैं मैम हम? खाना नहीं, रिपोर्ट्स. आपको शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, आपको एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, आपको सभी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, आपको अलग अलग इंटरमीडियरीज को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. तो वो सारी चीजें कौन बनाता है मैम? वो हम बनाते हैं. जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव. उसको हम किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने बॉडी में, हमारा समरी क्या है पूरा का पूरा रिपोर्ट का, एंड फाइनली हम क्या कंक्लूड करना चाहते हैं अपने पूरे के पूरे रिपोर्ट के. तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं. मैम क्वेश्चन नाम पे ही आ सकता है, कुछ कर नहीं सकता, आपको लिखने तो नहीं देंगे वो. ठीक है, अब इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट में क्या क्या फैक्टर्स है जो होने ही चाहिए. इसकी भी आंखों की रोशनी मेरी ही आंखों की रोशनी की तरह है, बिल्कुल ब्लर. चलो, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए लिख रहे हैं, किस पर शेयर होल्डर्स रिपोर्ट लिख रहे हैं,
किस पर्पस के लिए वी आर राइटिंग द रिपोर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, राइट, हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, उस किस तरीके से वो चल रहा है, एवरीथिंग। यूज ऑफ द रिपोर्ट, हम रिपोर्ट को यूज कहाँ करने वाले हैं, वेयर आर वी गोना यूज इट। शेयर होल्डर्स के लिए दे रहे तो उनको दे रहे हैं, कभी हमें हो सकता है साइन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना है तो हम उनको दे रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आर वी पुटिंग इट डाउन, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आर वी पुटिंग इट डाउन, ठीक है। requisite information और input date, ये कुछ बेसिक चीजें, कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड फैक्ट्स, एनालिसिस। ओहो, आहा, क्या हो गया, ये क्या हो गया, समथिंग इज रॉन्ग, यहां भी अचानक चीजें हो रही हैं, है ना। ऐसे अचानक चीजें होती है, मुझे पसंद नहीं आता, फिर मुझे नहीं खेलना फिर ऐसे, है ना। आई वांट टू प्ले, ये ठीक है, ऐसे घूम रही है। ओके देखो, हाँ, ओह वाह, जिंदा हो गया। एनालिसिस एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव समरी। तो ये इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट के ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो, बिकॉज देयर माइट बी क्वेश्चंस जो ऐसे पूछे कि आपसे क्या आ रहे हैं उसमें। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो, या आप फॉर्मेट देखो, या आप किसी भी रिपोर्ट का एग्जीक्यूटिव समरी देखो, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक रिपोर्ट में होनी चाहिए। whatever report you are making, ठीक है, whatsoever report you are making, ये कुछ चीजें जो होनी चाहिए कि रिपोर्ट यूज कहाँ होने वाला है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन जाने वाली है, कौन सा डेट जाने वाला है, रेफरेंस क्या जाने वाला है, कहाँ से आपका सोर्स है, कहाँ से आपने चीजों को, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, एंड फाइनली आप कैसे उसको समराइज कर रहे हो। ये कुछ चीजें हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। आर वी ओके गाइस? यस, बताइए। ओके। इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपको आप पढ़ोगे भी, आपके एक टॉपिक है प्रॉपर, इंटरनेट करके सब कुछ। लेकिन इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर रहे हो और जब आप दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, देन आप किन किन चीजों, किन किन टूल्स का यूज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वी आर गोना स्टडी अभी फटाफट से, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है मेमोरैंडम। क्या होती है मैम? मेमोरैंडम। वापस से, क्या होती है? मेमोरैंडम। क्या होता है मेमोरैंडम एक्चुअली? मेमो का मतलब ही होता है मेमोराइज या मेमोरी। जब किसी चीज को करते हो, या किसी चीज को आप एक्सप्लेन करते हो, या किसी चीज को आप याद दिलाते हो किसी भी इंसान को, किसी भी एक रिस्पेक्टिव ऑडियंस को, चाहे वो शेयर होल्डर हो या वो आपका इन्वेस्टर हो, या वो आपका सप्लायर हो, या वो आपका कस्टमर हो, किसी भी को, या फिर ये तो बहुत जनरल सेंस में हो गया। नॉर्मली अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भी कोई चीज याद दिलाता है, तो वो मैसेज नहीं करता व्हाट्सएप पे, ईमेल नहीं करता एक इंसान को, वो एक मेमोरेंडम बनाता है और उसको पिन कर देता है अपने डिपार्टमेंट या अपने वेबसाइट पे डाल देता है, जो कि इंट्रानेट से कनेक्टेड है। यानी कि जो कंपनी का खुद का इंट्रानेट है, उनका इकोसिस्टम है, उसमें वो डाल देता है। जैसे आप सबके वेबसाइट्स होते हैं ना, स्कूल्स के या इंस्टीट्यूट के, कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं वो वहां डाल देता है। उसी तरीके से मेमोरेंडम भी इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि वो टारगेटेड ऑडियंस को ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है मेमोज, एंड किस तरीके से हाउ वी मेक। अभी मैं ना आपको बताती हूँ कि ये ना मेमोरेंडम क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो आप एक डिपार्टमेंट में हो, आप मान लो सेल्स, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, या मान लो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, बेस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बता सकता है कि मेरे पास XYZ रॉ मटेरियल्स हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरा तेल का फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरी तेल की जो फैक्ट्री है उसमें मेरे को अलग अलग चीजें चाहिए होती है रिफाइनिंग के लिए। हो सकता है मेरा रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं जो वो खत्म हो रहा है, या कम हो रहा है, या अपने लेवल के नीचे जा रहा है, तो मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ या एज अ मैनेजर मैं अपने हेड को बता सकती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स है मेरे को, अभी मेरे को एक फ्रेश बैच चाहिए होगा ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो जब मैं ये बात उनको बोलूंगी तो वो एक मेमो इशू करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, जिनको, या परचेज डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं तो प्रोडक्शन में थी, अब तो मुझे परचेज को बताना पड़ेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, मेरी इस रिक्वायरमेंट को वो पूरा करेगा, लेकिन मुझे उसे इंटीमेट करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ मेमोरेंडम वर्क्स, दिस इज हाउ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक क्लियर पिक्चर ऑफ थिंग्स।
बड़ा दिक्कत वाली चीज है ना। लोग जो चश्मा पहनते हैं, तकलीफ पूछो उनसे, कितनी तकलीफ है हमें। अभी वो क्लियर क्लियर दिख रहा है मुझे। सो टर्म मेमोरेंडम का मतलब ही होता है मेमोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लीज। इसको हमेशा आप सोचते हो कि एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल रेफरेंस के लिए, आप रिकॉर्ड के लिए आप यूज करते हो। ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हो, क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स को बता रहे हो कि ये किसको जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्सन जिसको आप ये भेज रहे हो। वाइल मच ऑफ द इंटर एंड इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन फोन पे ही हो जाता है, मेमोरेंडम प्रेफर करते हैं जब हमें कोई राइटिंग में कोई चीज ऑन रिकॉर्ड चाहिए होती है ना। हम बोल रहे हैं, सामने वाला हाँ 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 बोल रहा है बट काम नहीं कर रहा है, मेमोरेंडम लगा दिया, अब कुछ बोलेगा तो सीधा पूरे सबके आंखों के सामने में बेइज्जती बड़ी वाली होगी उसकी। स्पेसिमेन दिए हुए यहाँ पे देखो, एक कंपनी, उसका नाम, कहां पे वो सिचुएटेड है, रेफरेंस नंबर इज सुपर इंपॉर्टेंट, डेट, और क्या बोल रहा है देखो, ऑफिस मेमोरेंडम है, हेडिंग दिया, with reference to his request for a grant of special casual leave, Shri P. Sachdeva is informed that special casual leave has been granted to him for 4 days from this to this for enabling him to participate in this meet. ताकि क्लैरिफिकेशन में मिल गया ना सबको, हो छुट्टी पे गया, छुट्टी पे गया, बता दिया भाई किस चीज में गया। यहाँ पे डेजिग्नेशन किया एसडी करके, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, राइट, एंड बता दिया कि ये प्रॉपर किसके लिए है। कभी कभी ये चीज आप ऊपर लिख देते हो कि आप पर्टिकुलरली किसको ये लिख रहे हैं, और अगर ये सबके लिए होता है, मान लीजिए मैम सारे एम्प्लॉइज के लिए होगा, हाँ तो फिर ये सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे, टू द एम्प्लॉइज लिखकर, या उसके हेडिंग को हम इस तरीके से जस्टिफाई कर देंगे कि वो एम्प्लॉइज के लिए ही होगा। तो ये कुछ बेसिक माइन्यूट चीजें जो हमें समझ आ रही है मैम। तो इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? इससे क्वेश्चंस आपके बहुत ही बेसिक बन सकते हैं क्वेश्चंस की, यू नो, आपके स्टैंड पॉइंट्स पे खेलेंगे कि क्या चीजें वो कन्वे करता है, किसके लिए वो होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्या इसका मतलब लीगल लीगल प्रोसीडिंग है, या फिर इंटरनली आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली टू अंडरस्टैंड सर्कुलर्स इज सुपर इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू हाउ एंड वेयर। ठीक है, मैं आ गई हूं आप सबके दूरदर्शन के चीज पे, विच इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर लीगल पे आओगे, यहाँ पे आपको सर्कुलर्स दिखेंगे। सेबी ना सर्कुलर जो इशू करता है वो किसके लिए करता है, किसके लिए करता है मैम? हमारे लिए करता है। और किसके लिए करता है? एग्जैक्टली वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए करता है, वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए करता है। वेट, मैं ड्रॉ बोर्ड पे लेके आती हूँ उसको। हुआ नहीं क्या डाउनलोड? अच्छा, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये क्या दिया है मैम? ये सर्कुलर है, ये सेबी के लेटर हेड पे है, ये सर्कुलर सेबी के लेटर हेड पे है। इस पे आपको क्या दिख रहा है? उनका पूरा का पूरा लोगो। सर्कुलर है, उन्होंने ज्यादा मेहनत की नहीं, लेकिन बता दिया किसके लिए। जैसे कि मैंने बोला था आपको, फॉर्मेट ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा। यहाँ पे उन्होंने बता दिया किसके लिए मैम? ये आरटीएस के लिए, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट जिनको हम बोलते हैं। डेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द रेफरेंस नंबर। उन्होंने एक स्पेसिफिक इंसान को नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने डियर सर और मैडम दोनों भी लिख दिया, और उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया कि ये किसके लिए, विच इज क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइड आरटीएस कौन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। और फिर उन्होंने देखो एक रेफरेंस दिया है कि ये सर्कुलर इस डेट से रिलेटेड है, इस डेट के एडिशनल में, ये एडिशन में ये सर्कुलर है। सर्कुलर्स मेनली क्लैरिफिकेशंस लेकर के आते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर। इसी के लिए सर्कुलर्स जो होते हैं वो होते कुछ नई चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इट क्लैरिफाइज समथिंग और द अदर जो कि ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, या कुछ एड ऑन अगर हो रहा होता है तो। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, देन फाइनली उन्होंने इस तरीके से इसको एंड किया है। आपको मैंने रियल लाइफ सर्कुलर दिखा दिया, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, सो इसी तरीके से देखो सर्कुलर्स के बारे में क्या बोल रहा है। और ये हो गया कि सेबी ने स्टेक होल्डर्स के लिए दिया। अब यही अगर अंदर कंपनी के अंदर होता तो सेम ही चीज करते हैं हम। मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम है, आप भी जाओगे क्योंकि आपको काम है। आपकी मदर या आपके फादर नहीं जाएंगे अगर वो इस फील्ड में नहीं है तो,
राइट आपका छोटा भाई इसमें नहीं है तो वो नहीं जाएगा, तो उसको पता होना चाहिए कि वेबसाइट पे भी है तो ये किसको कैटेगराइज कर रही है, क्योंकि सेबी के बहुत सारे विंग्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं सभी के लिए, एआईएफ रेगुलेटर्स, एआईएफ जो करते हैं, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट, बहुत सारे लोग हैं, वो किसके लिए है, कंपनीज के लिए, किसके लिए है वो। ओके यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर disseminating information to a large number of employees within the organization, since वो internal communication, इसीलिए इसको traditionally अपने being brief and business like formal and devoid salutation देते हैं। A few specimens यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने आपको already दिखा दिया, आप एक बार रेफर कर सकते हो इनको। क्या क्या पढ़ा मैम? मेमो सर्कुलर्स। क्या क्या पढ़ा मैम? मेमो सर्कुलर्स। ये देखो रेफरेंस नंबर जो यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, डेट यहीं दिया था, ये एसडी यहीं दिया था, और कंपनी का नाम जो सभी वहां पे लिखा था, और यहाँ पे दे दिया टू ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, वहां पे ऊपर दिया था डजंट मैटर। थर्ड चीज जो आप पढ़ रहे हो वो ऑफिस ऑर्डर्स। जब भी आप किसी चीज को ऑफिस ऑर्डर्स हैव फॉर्मल सिमिलर दैट ऑफ मेमोरेंडम, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज द पर्पस एंड द टोन। they generally deal with matters affecting rights and privileges of employees। ठीक है, कि आप ऑर्डर लेके आ रहे हो, कोई ऑर्डर, वैसे ही जैसे कि एक कोर्ट में एक डिक्री पास होता है, एक ऑर्डर पास होता है, ठीक है, द नंबर दे कैरी अ नंबर since they remain in force till revoked and are filed for the future reference। तो जैसे रेफरेंस नंबर होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी और आपकी भी बुक्स में है, उसी तरीके से इसका भी एक रेफरेंस नंबर होता है, मेमोरेंडम की तरह होता है। इज जस्ट दैट कि ये कोई इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन नहीं लेकर के आता है, एक मैंडेटरी चीज लेकर के आता है, इसी के लिए इसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑफिस का ऑर्डर क्या है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिमेन दिया है, ऑर्डर नंबर समथिंग समथिंग, ठीक है, एक कंटिन्यूएशन, डेट दिया है, एसडी दिया है, ठीक है, और सीसी मतलब किसके साथ मिलके कर रहे, इनके लिए नहीं है ये, दिस इज समथिंग कि इनको लूप में रखा है हमने, इनको लूप में रखा है हमने। मिस्टर समवन क्रेडिट्स, ये ब्रांच फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच इज ट्रांसफर्ड टू द रीजनल ऑफिस ऑन सेम रैंक एंड पे, इनको हम क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, आई मीन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डर है, राइट। ही शैल हैंड ओवर द चार्ज टू दिस पर्सन चीफ मैनेजर एंड रिपोर्ट द RO by 10th March। तो दिस इज समथिंग जो एक ऑर्डर आया। तो मेमोरेंडम और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, वो बहुत सिंपल सा है, वो ये है कि एक इंटीमेशन के लिए यूज होता है और एक किसी डिसीजन को इंटीमेट करने के लिए यूज होता है। ओके मैम, यहाँ पे एक और ऑर्डर है, देखो, श्री आरपी हैज बीन पोस्टेड टू दिस डिपार्टमेंट दिस, यहाँ से सबको बता दिया। दिस इज नॉट अ मेमोरेंडम, किसी को याद नहीं दिला रही है, ओ याद दिला रही है, ये देखो, ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग दैट वी आर टेलिंग कि हमारा जजमेंट है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रमोशन ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट विच इज योर ऑफिस नोट्स। आप किस तरीके से नोट्स को प्रेजेंट करते हो। ऑफिस नोट्स बेसिकली एक्सचेंज होते हैं दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिटेल इन्फॉर्मेशन के। कंपनी का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, इस नोट्स के लिए जो वो भेजते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। और अगर वो नहीं करेंगे, इसको ट्रैक नहीं करेंगे, तो चांसेस है कि पिलफ्रेज हो सकता है किसी चीज का, कहीं पे भी एक्सेसिव तरीके से चीजें इधर उधर जा सकती हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। स्पेसिमेन क्या दिया यहाँ पे, देखो, नाम दिया, डेट दिया, किसको भेज रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, ओहो, डिपार्टमेंट को, बाय होम, फ्रॉम बताई दिया है, लीगल डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट क्या है, एडिशनल स्टेनोग्राफर चाहिए किसी को टाइप करवाने के लिए। The extraordinary general meeting of a company is to be held on this to transact some urgent business. Therefore, 2 very urgent board meetings are to be held quick. So the preparation of relevant papers and other documents in connection with the above is to be given top priority, considering the workload likely to arise account. Additional stenographer वो person होता है ना जो टाइप कर, जैसे आप अगर टीवी में खिचड़ी मूवी देखी आपने, उसमें एक इंसान हो रहा होता है जो कि जज के ठीक नीचे बैठता है, अगर यहाँ जज बैठे तो यहाँ पे वो इंसान बैठेगा नीचे, एंड ही विल बी टाइपिंग एवरीथिंग जो मीटिंग में चल रहा होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेनोग्राफर। तो ये स्टेनोग्राफर उनको एडिशनल चाहिए, तो इसके लिए वो क्या भेज रहे हैं, एक सिंपल सा ऑफिस नोट। दिस इज जस्ट अ नोट, जैसे अपने पिन करते हैं ना स्टिकी नोट चिपका के, राइट, इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने के लिए वी डू दैट। मैम इसको सिंपल मेल क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक, right? We put down certain things for communication for different purposes. That's the reason we write it essay. Okay. यहाँ पे देखो ना कुछ basic points दिए हुए हैं, which is a memo is
अ मेमो इज डिफरेंट फ्रॉम लेटर, याद रखना है हमें, चाहे वो फॉर्मेट के बेसिस पे हो या एड्रेसी के बेसिस पे हो. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ मेमो डज नॉट हैव अ सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कभी नहीं देते बिकॉज इट्स समथिंग जो हम एक लार्जर ऑडियंस को सिग्निफाई करके बता रहे. वी डू नॉट एड्रेस समवन. लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर होता है. ठीक है, इट्स वेरी क्लियर. ये परचेज करना था, ये बांटना था, ये भेजना था, ये बेचना था, इसको हटाना था, इसको लाना था. ठीक है, मेमोज को आपने जो यूज कर रहे हैं ना, वो इंस्ट्रक्शंस के लिए. मेमोज आर कॉमनली यूज फॉर इशुइंग इंस्ट्रक्शन, है ना, याद दिलाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं. कोई पॉलिसी आ गया, कोई सजेशन है, कोई चीज आ गई, इन चीजों के लिए मेमोरेंडम यूज करते हैं. वट एवर बी द सब्जेक्ट मैटर, द लैंग्वेज शुड बी पोलाइट एंड बहुत प्यार से, कर्टिसी के साथ होना चाहिए. राइट. When I talk about MIS, this is very important. ये आपकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है. MIS का मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, विच इज आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आप एक कंपनी की टीम को लीड करते हो. ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे. हाँ, सो आप एक कंपनी की टीम को लीड करते हो. ठीक है, अब जब आप एक कंपनी की टीम को लीड करते हो ना, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपकी टीम में 10-12 लोग तो होंगे. अब जब आप एक टीम हेड हो, आपकी कंपनी में 10 से 12 लोग एकदम एनर्जेटिक तूफान तरीके से सब कुछ ऐसे काम वाम करते हैं. ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप तो हेड हो. कितने कितने हेड हैं आपके? रावण वाले हेड तो है नहीं. कौन क्या कर रहा है? डू यू नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. आपको उस पर ट्रैक रखने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया है, एक सिंपल सा गूगल एक्सेल बना दिया आपने. ठीक है, उस पे आपने सबका नाम लिखा है, सबको प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और सबको बोला है कि जैसी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लो, इस ई एक्सेल शीट पे आप मार्क कर दो. ठीक है, और वो सारी टीम को एक्सेस है उस एक्सेल का, तो सबको पता चल रहा है कि इसका काम हो जा रहा है, ये काम हो जा रहा है. फिर जब मुझे काम और देना पड़ेगा तो मैं देखूंगी कि कौन से दिन मैंने काम दिया है, कितने टाइम का वो काम था, ड्यू डेट पे वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर मैं उस इंसान को वापस से और काम दूंगी. अगर नहीं हुआ है तो भी वो सामने वाला इंसान आंसरेबल है ना, कि वो अपडेट नहीं किया है, उसने काम नहीं किया है, क्या है, मैं जाके तब उससे बात कर सकती हूँ. तो मेरा काम कितना इजी आसान हो जाएगा. बाकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी वो शायद थोड़ी बहुत सुनी होंगी. ये जो MIS का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से भी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसीलिए इसको एक बार रीड करो. जो मैंने आपको अभी बोला उसको दिमाग में बसाओ, और ये पैराग्राफ इसको रीड करो फटाक से और झटाक से रीड करो. ठीक है, फटाफट से देखो. प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन. कैसे? आप मैनेजर थे ना, यू वर द मैनेजर, राइट, एंड यू वर सिटिंग. आपको चीजें दिख रही थी, यू वर एबल टू सी थिंग्स, करेक्ट. चलो, हो गया? पढ़े? हाँ, बोलो 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 फटाफट. देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं. Executives in an organization provide leadership and direction for planning, organizing. मैंने बताया मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. जा जाके पूछूंगी थोड़ी क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कब दिया था, वो डायरी लेके आएगा अपना, बताएगा इस तारीख को दी थी आप, अभी तक हुआ नहीं है मेरा, ऐसे नहीं बोलेगा, राइट. एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज. ईच ऑफ दीज बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सब में बार बार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, राइट. और ये डिसीजन तुम तब ले पाओगे जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन हो. दैट मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ही सीधा साधा सरल सा है. मेरे को डिसीजन लेना है एज अ मैनेजर, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए. उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के सिस्टम को MIS बोलते हैं. क्या बात, क्या बोला मैम? है, समझ आया मैंने क्या बोला आपको? ठीक है, मेरे को डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के लिए मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ मैनेजर.
उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को ही हम MIS कहते हैं। ओके, यहां तक आप सब मेरे साथ हैं क्या? राइट, यहां तक क्या आप सब मेरे साथ हैं? प्लीज बताइए फटाफट फटाफट, एवरीवन क्विक। यस, ओके ओके, चलो आगे बढ़े। मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? कुछ चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए when we derive conclusions about MIS। इंफॉर्मेशन अगर तुम देखो MIS का, वो पीरियोडिक है, एक्सेप्शन एंड बेस्ड ऑन डिमांड्स, राइट। नाउ मेजरली क्या क्या चीज होती है इसको देखो फटाफट। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स प्री स्पेसिफाइड, जैसे मैंने बोला एक्सेल, तो अगर मैं एक एक्सेल में शीट बना रही हूँ कि इधर आपको ये डालना है, इधर आपको ये डालना है, तो ये मैंने बना दिया। अब सामने वाला फटाफट उसको एडिट करेगा, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डालेगा और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। तो वो प्री स्पेसिफाइड होता है, राइट। पीरियोडिक बेसिस पे आपको चीजें करनी पड़ेंगी, आपको डालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन की ओके फाइन, मेरा ये काम हो गया, नाउ आई एम गोना अपडेट, मेरा ये काम हो गया, नाउ आई एम गोना अपडेट। मुझे ये दिखता रहेगा कि अच्छा ये इंसान खाली है, ये इंसान भरा पड़ा है, इसको मुझे काम देना है, इसको मुझे काम नहीं देना है, इसे मुझे फॉलोअप लेना है, इसे मुझे फॉलोअप नहीं लेना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन मेरा ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है। इंसान तो ठीक है, ऊपर नीचे एक टीम ऐसी वैसी, बट इसकी वजह से क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है, क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से चीजें हो रही हैं, इज माई ऑर्गेनाइजेशन एबल टू डिराइव द और अचीव द डिजायर्ड goals which I'm enlisted towards. It supports the intelligence and implementation stages of decision making. How I am gonna make decisions. Tell me, unless and until मेरे पास कोई information available नहीं है, am I able to do that? The answer is absolutely no. I won't be able to do, right? So for that very purpose, I need to keep things in a very certain manner. It supports structured decisions for operational and tactical planning and control. So मेरे को सारी भी चीज, मेरे को कोई भी मैं ऐसे ओहो मेरे को ये इंसान पसंद नहीं है, नहीं इसको नहीं देंगे काम, ये इंसान मुझे पसंद इसको देंगे काम, ऐसे नहीं होता है। I have to check कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो जो मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल दिया उससे आप ये सारी चीजें सुपर सुपर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। दैट इज फॉर MIS। अब एक चीज लास्ट आप पढ़ोगे मेरे से, इनफैक्ट 2 है, 2 3 4 5, ओहो काफी है, बट है तो MIS से ही रिलेटेड। फटाफट से इसको क्लोज करते हैं, आ जाओ। पर्पस क्या है मैम? पर्पस हमें पता चल गया है क्या, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है ना। किसी को भी अगर उनका MIS देखो, MIS सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, इससे रिलेटेड हर चीज से हो सकता है, वो रेगुलेशन से हो सकता है, डिस्क्लोजर से हो सकता है, हर एक चीज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं किस तरीके से MIS को बना रही हूँ, किस पर्पस से बना रही हूँ, हो सकता है मेरे को सेबी, आपने नाम सुना होगा या फिर आपने सुना होगा, एक्सचेंज होता है, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इनको ना टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है ना, अपडेट करना पड़ता है या इंटीमेट करना पड़ता है एक्सचेंज को। ठीक है, तो क्या वो सारी कंप्लायंसेस एक लिस्टेड कंपनी कंप्लाई कर रही है कि नहीं, उसके लिए एक MIS बनाया, तो उससे मुझे क्या होगा ना, मुझे ट्रैक रहेगा कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, अभी तक हो जाना चाहिए था। और जब मैं उसको देखती हूँ तो फिर ओ वाओ अमेजिंग, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करो फटाफट। इससे मैं कितने बड़े बड़े पेनल्टी से बच सकती हूँ, आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स, मैं देख के उसको समझ सकती हूँ, अच्छा नहीं इस एम्प्लॉय को इतना टाइम तो लगता है ये काम करने के लिए, इसको कम लगता है, इसको ज्यादा, तो ठीक है इस हिसाब से आई प्लान माई सेल्फ। तो हर एक दिन का टू डू जो होता है वो डिसाइड करने में इजी होता है, काम बांटना इजी होता है, मैनेजमेंट ठीक है बहुत अमेजिंग तरीके से चलता है। इट अलाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डेवलप डेटाबेस of business partners and to devise procedures to deal with them. आप चीजों को, आप एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस कलेक्ट पूल बना सकते हो उसका, and then you can use it accordingly. To develop the training tools for the new recruits, आपको दिखेगा कि ये गलती बार बार हो रही है, ये इस चीज में इतना टाइम लग रहा है, या मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, या उनको क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी चीजें अपने देख कर के आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या है MIS के? 3 ही है, मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन है, सिस्टम है। क्या बात है मैम, क्या बात है, यही तो करना था। अपने पास मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन है और उसको बनाकर के सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ DM डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या है मैम? मैम बचपन से बढ़ते हुए हैं, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का मतलब है कि आप किससे काम करवा रहे हो, किस तरीके से काम करवा रहे हो, हाउ यू डूइंग थिंग्स
ठीक है, हाउ यू आर डूइंग थिंग्स, एवरीथिंग इज अबाउट मैनेजमेंट, दैट आप किस तरीके से लोगों से काम करवा रहे हो एज अ मैनेजर, और उनके साथ कर रहे हो, उनका हेल्प कर रहे हो, एवरीथिंग. तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प मिलती है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो. इंफॉर्मेशन की जब मैं बात करूं, इट्स नथिंग बट नॉलेज. किस चीज का नॉलेज? अपने इंप्लॉइज के बारे में, आपको जो डिजायर्ड डेटा चाहिए उसके बारे में. अगर आपको सब कुछ पता है, देन फाइनली उसको आप एक सिस्टम में तब्दील करते हो जहां पे सारी चीजें एक जगह पे रहती है, एकजुट में रहती हैं, एंड देयर फ्रॉम देयर यू कैन एक्सट्रैक्ट वट एवर यू वांट टू, एंड देन यू कैन मेक द होल हार्टेडली डिसीजन. स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या? अच्छा, ये सारी चीजें ना, इसमें मैं कुछ मार्किंग्स करवा रही हूँ, प्लीज इसको देखो. ये नाम पढ़ लेना, भगवान जाने, ठीक है. ये देखे पूछेंगे किसका है डेफिनेशन, ये सब भी होता है. जी मैम, होता है ये सब. What does it involve? Mobilization, combination, allocation and utilization of physical, human and other needed resources in a judicious manner. सही तरीके से. ठीक है मैम. Management may be thought as a sum of these activities, जिसके बारे में हमने बात की, ताकि आप प्लान, प्रोसीजर, पॉलिसीज बाद में डेवलप कर सकें. Information is nothing but knowledge. MIS में ये कैसे होता है? डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल चीजों को हम अपने पास रखते हैं. ठीक है. टू इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट, लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस. और वो कैसे पता चलेगा कि सिचुएशन अराइज कर भी रही है, खराब या अच्छी? थ्रू MIS. एंड फाइनली सिस्टम. इस सिस्टम में हम सारी चीजों को, सारी चीजों को एक जगह लेकर के आते हैं, सारे इनपुट्स को अच्छे से हम कोलैबोरेट करते हैं, एंड फाइनली वी आर एबल टू टेक द through the help of technology advancements, we definitely make decisions. Structure अगर देखूं मैं किसका मैम, structure of management information system, तो वो किस तरीके से होता है? planning, tactical and operational. Management levels and their information needs. This is very important, super important. The levels of management consist of top, middle and first line, जो supervisory होते हैं. Activities इसी 3 टाइप्स होते हैं कि आप प्लानिंग करते हो, आप किस तरीके से टैक करते हो प्रॉब्लम्स के साथ, और फाइनली ऑपरेशनल काम देखते हो. अगर आप टॉप लेवल देखो तो वो क्या करता है मैम? टॉप लेवल काम आता है करने? द आंसर इज नेवर. टॉप लेवल मैनेजमेंट नेवर डज एनी सिंगल चीज. डायरेक्टर्स को देखा कभी आके फैक्ट्री में ऐसे करके खाना बना रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नहीं. उनका काम है स्ट्रैटेजीज बनाना, उनका काम है सामान को बेचना, उनका काम है चीजों को अच्छे से हैंडल करना ताकि प्रेशर कभी तक नीचे बॉटम तक जाए ना. सो स्ट्रैटेजिकली प्लान करना चीजें, ये सारी चीजें करना डायरेक्टर्स करते हैं, आप उनके साथ बैठेंगे. टैक्टिकल, चीजों को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, ठीक है, वो कौन करता है? आपका मिड या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, या मिडिल मैनेजमेंट. एंड फाइनली आता है ऑपरेशनल, जहां पे ऑपरेशंस, डे टू डे बिजनेस का टास्क चल रहा है. अगर मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है तो बिस्किट बन रहा है, अगर मेरी लाइट, फैन, बल्ब, इन सब की कंपनी से तो वहां मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, गाड़ी की कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग चल रही है. ये होता है ऑपरेशनल स्टेज पे. आर वी क्लियर गाइस? यस. यहां तक अभी तक हम क्या सुपर क्लियर हैं? टॉप मैनेजमेंट क्या करती है उस हिसाब से, मिडिल एंड सुपरवाइजरी आप रीड करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स MIS के इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं फटाफट से. क्या है देखो, क्या हो गया? There is some problem. ठीक है, देखो, my pen is not working, so I'll do it without the pen. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS क्या है, फटाफट से चेक करते हैं. कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप MIS का देखो तो वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कोऑर्डिनेटेड, सबसिस्टम, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द अदर थिंग्स. अब जब मैं बोलूं कि जब मैं फीचर्स के बारे में बात करूं ना, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, देखो, आई थिंक आई हैव टू कवर दिस इन अनदर वीडियो. ओके फाइन, ठीक है. तो आई एम कीपिंग इट टिल हियर, है ना. ऐसे भी ये आपका जो है ये कोर तरीके से हम पढ़ रहे हैं. प्रैक्टिस में हम और मजे करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंस्टीट्यूट वाइज, आपके प्रीवियस ईयर वाइज जो भी अवेलेबल है, और वो ऑब्वियसली मेमोरी बेसिस पे, बिकॉज यू कैन नॉट गेट द पेपर्स फॉर CSET.
हाँ, but you can get the mock test papers, institute जो launch करता है will definitely solve those. So yes, guys, thank you so much for being there. And इस chapter का एक छोटू सा portion बचा हुआ है, and to be honest, you'll get it in some other part. देखना अगर आई बटन में कहीं लिंक्ड हो, वरना अगर आप आज देख रहे हो ये आज ही अपलोड हुआ है तो कल आपको ये मिल जाएगा. So इसके साथ we are ending this. And thank you so very much for being there. MIS is very important. Don't miss it. जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे. एक एक चीज यहाँ पे आप लिखेंगे. Any doubts? Anything you want to ask? Completely feel free to comment down. We will be very happy to reply. ये और डिटेल में हमने बहुत ही अच्छे से एक फॉर्मेट्स के साथ पढ़ाई की है जो भी आपके रिक्वायरमेंट है अपने रेगुलर बैचेस में. सो इफ यू वांट टू यू कैन कनेक्ट विद आवर वेबसाइट. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे. एग्जीक्यूटिव के क्लासेस ऑन हो गए हैं, सो द बच्चे जो कि कंप्लीट करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के लिए दे कैन डेफिनेटली लुक हमारे साथ. Amazing faculty members we have, and each one of you, I'll be very happy to see you in the ET program and the EXE program. Be it आप कहीं पे भी हैं, Pan India service. And yes, the Google Drive classes as well are as fresh as you're looking अपने YouTube के videos में. So thank you so much each one of you for being there. Do share your love. बताओ हमें if you have any queries, if you want any videos on certain topics, we'll be very happy to help you out. And yes, be the part of our family. You are already. Thank you so much.